17 जून 2021 छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह दिन खासी मायने रखता है। आज से 2.5 साल पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई थी। तब मुख्यमंत्री के लिए दो चेहरे हमारे सामने थे, एक श्री भूपेश बघेल और दूसरे हमारे श्री टी.एस. सिंहदेव। हमारे इसलिए क्योंकि वो हमारे सरगुजा से हैं। आज चौक चौराहों पर और नुक्कड़ों के पास उठने वाले कुछ प्रश्नों के माध्यम से मैं सरगुजा पैलेस की राजनीति की समीक्षा करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, मैं अकील अहमद आज आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं सरगुजा पैलेस की राजनीति की विवेचना करने को। तो पहला प्रश्न, क्या भूपेश बघेल से बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकते थे श्री टी.एस. सिंहदेव? छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री बदलने की अफवाह और फेक न्यूज का सिलसिला जारी है। सरगुजा पैलेस के मुखिया और प्रदेश के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव के बयानों पर गौर करें तो पता चलता है कि 2018 में मुख्यमंत्री का नाम तय करते समय संभवतः कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री पद का कोई मौखिक आश्वासन दिया था। हालांकि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने हाल ही में यह स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई थी। 15 जून 2021 को मुख्यमंत्री के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल रामानुजगंज विधायक एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पति सिंह ने अंबिकापुर सर्किट हाउस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर साफ तौर पर यह बता दिया कि सरगुजा एवं आसपास के क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर संतुष्टि एवं उत्साह है। उन्होंने तो अगले 25 वर्षों तक भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बने रहने की बात तक कह दी। अगला प्रश्न, जो अपने घर के बगल का एक अस्पताल नहीं संभाल सके वो प्रदेश क्या चलाएंगे? देखिए, वोटरों में क्षेत्रीयता का प्रभाव होता है। यह मांग उठती ही है कि मुखिया उनके यहां से हो। अतः सरगुजा में भी तब ज्यादातर लोग यही चाहते थे, परंतु जब कोरोना महामारी में पूरे देश और दुनिया की प्राथमिकता केवल लोगों का स्वास्थ्य ही रहा, तो जानकारों का मानना है कि ऐसे में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका शायद मुख्यमंत्री से भी बढ़कर होनी चाहिए थी। इस आपदा में भी अपने नेतृत्व का जौहर दिखाने का जो सुनहरा अवसर श्री टी.एस. सिंहदेव के पास पिछले 2.5 सालों में था, उसे उन्होंने न केवल खो दिया है बल्कि एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बुरी तरह से असफल भी हुए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा क्या करें, अव्यवस्था का आलम यह रहा कि पिछले 2.5 वर्षों में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के घर के बगल में स्थित जिला अस्पताल अपनी घोर अव्यवस्था और कारगुजारियों के लिए सुर्खियों में रहा। स्थानीय अखबारों और सोशल मीडिया को ही खंगाल लें तो आए दिन कोई ना कोई अव्यवस्था से पीड़ित मरीज या परिजन जिला अस्पताल की अनियमितताओं को लेकर अपनी पीड़ा सोशल मीडिया में डालता रहा है। चलिए मान भी लें कि इस तरह के पोस्ट डालने वाले किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप स्वास्थ्य मंत्री को बदनाम करने के ध्येय से प्रायोजित तौर पर ऐसा कर सकते हैं, परंतु अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बदहाली का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि 18 अप्रैल 2021 के अखबारों में यह पढ़ने को मिला कि उक्त अनियमितताओं से परेशान होकर स्वास्थ्य मंत्री के बेहद करीबी स्थानीय कांग्रेस के नेताओं को ही जिला कलेक्टर को यह पत्र लिखकर शिकायत करनी पड़ी कि साहब कुछ कीजिए, अंबिकापुर के सरकारी अस्पताल की हालत खस्ता है। पत्र लिखने वालों में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, महापौर तथा राज्य एवं कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त नेतागण भी शामिल थे। ऐसे में लोगों के लिए यह चर्चा का विषय क्यों ना हो कि जिन्हें हम मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे, उनके निवास के बगल का एक अस्पताल तक उनसे संभल नहीं पाया, तो भला प्रदेश ये कैसे संभालेंगे? अगला प्रश्न, क्या खोते जा रहे हैं श्री टी.एस. सिंहदेव अपने समर्थक? अपने ब्लाइंड फॉलोअर के प्रति किसी नेता का व्यवहार खासतौर पर तब जब लंबे संघर्ष के बाद सत्ता आई हो, बहुत मायने रखता है। सरगुजा पैलेस गुट के सुप्रीमो श्री टी.एस. सिंहदेव हैं, जिन्हें कुछ लोग सम्मान से आज भी सरगुजा महाराजा कहकर पुकारते हैं। अब महाराज हैं, राजनीति है, तो जेहन में फिल्म बाहुबली का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जो सरगुजा पैलेस की राजनीति को जानता है, वो सरगुजा पैलेस के कटप्पा माने जाने वाले सेवानिवृत्त बैंक कर्मी श्री त्रिभुवन सिंह उर्फ भुवन दा को जरूर जानते होंगे। जो नहीं जानते
उनके लिए मैं बता दूं कि कुछ वर्ष पूर्व तक की बात है, भुवन दा की मौजूदगी में हम लोग प्रायोजित तौर पर भी यदि टीएस बाबा की आलोचना कर दिया करते थे तो इसके बाद आलम यह होता था कि भुवन दा के क्रोध का भाजन हमें इस हद तक बनना पड़ता था कि वो हाथापाई तक उतर आते थे। साथ में आधे घंटे उनके टीएस बाबा के महिमा मंडन का प्रवचन सुनने को मिलता, सो अलग। मुझे याद नहीं आता कि टीएस सिंहदेव की निष्पक्ष आलोचना में भी कभी उन्होंने हामी तक भरी हो। इस बात को लेकर मुझसे तो कई बार उनका अच्छा खासा बहस भी हुआ है। सरगुजा पैलेस के जिस कटप्पा ने अपने जीवन के 45 साल पैलेस की अंधभक्ति में बिता दिए, हर चौक चौराहों पर लोगों से अपने महाराज साहब के लिए व्यक्तिगत झगड़े किए, लोग बरबस आज पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि पैलेस के किचन कैबिनेट का वही आदमी सत्ता आते ही अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आज उसी पैलेस की ईंट से ईंट बजाने पर आतुर है। इसका जवाब कम से कम मेरे पास तो नहीं है। हो सकता है राजकीय भाषा में यहां कटप्पा ही बागी हो, परंतु यदि यह सही है तो वर्तमान में पैलेस के समर्थक से ज्यादा संख्या ऐसे बागियों की क्यों है, यह भी यक्ष प्रश्न है। राजनीति में वर्तमान के साथ साथ भूत और भविष्य की अहमियत भी होती है। किसी निर्णय में नेता को दूरदर्शिता से काम लेना होता है। लोगों की नजर होती है कि दल बदल कर आने वाले नेताओं के साथ कैसा व्यवहार हुआ। उनको संतुष्ट करके रखना भी किसी के नेतृत्व क्षमता की बड़ी परीक्षा होती है। इसका ताजा उदाहरण आप कांग्रेस से भाजपा में आए हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर समझ सकते हैं, जिन्हें भाजपा ने असम में मुख्यमंत्री बनाया है। अब अगला प्रश्न, क्या दल बदल कर आए अपने भूतपूर्व विरोधियों के लिए पूर्वाग्रह रखते हैं सिंहदेव? बात है सन 2008-9 की, जब टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उस समय हमर सरगुजा विकास मंच नामक एक मंच बनाकर कुछ युवाओं ने टीएस सिंहदेव का जबरदस्त विरोध किया था, जिसका एक सक्रिय सदस्य मैं खुद भी रह चुका हूं। आइए आपको उसकी एक झलक दिखाता हूं। हमने अपने मंच के माध्यम से एक आरोप लगाया कि 50 साल से आप पावर में थे अथवा नहीं थे, परंतु मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह अपने मंचों के माध्यम से, हमारी शहर की जनता गवाह है, सरगुजा जिला की जनता गवाह है, उन्होंने कहा कि मैं आपका मुख्यमंत्री नहीं हूं, आपका मुख्यमंत्री पैलेस है। तो हम अपने मुख्यमंत्री से क्या है ना पूछें कि जब 12 साल आपको मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया, आप कई बार नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, आप 2 पत्ती छाप में बिजली, सड़क और बत्ती सबका विकल्प 2 पत्ती का नारा लगाया, वित्त आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे, तो क्या यह पावर नहीं है? उधर से जवाब आता है भाई हम पावर में नहीं थे, अब हमको पावर दो, विधायक बनाओ तो हम आपके लिए कुछ करेंगे। कोई विकास नहीं होता। तो इस सरगुजा विकास मंच के नाम से ये प्रतीत होता है कि विकास करना, और जब हम विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आगे अगर कोई आता है तो ये सरगुजा पैलेस आता है। सरगुजा जिले के विकास की बात करें, अगर कोई आए सरगुजा पैलेस आए तो हम इसकी ईंट बजा देंगे। अभी माननीय टीएस सिंहदेव विधायक के लिए सिर्फ खड़ा हुए हैं। ये अंजाम है इस शहर में कि धमकाया और डराया जा रहा है। जिस दिन ये विधायक बनकर आएंगे उस दिन क्या होगा? दोस्तों, लोग हर राह में रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? मेरे खुलूस की सच्चाई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग सच्चाई से नहीं मिलते। और ईद मिलन कराते हैं वो लोग जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते। मैं पूछना चाहता हूं कि बहादुर शाह जफर कोई शासक नहीं थे क्या? उनके राजा महाराजा वो थे कि नहीं? उनका प्रजा था कि नहीं? बताइए, था या नहीं? टीपू सुल्तान का कोई सल्तनत था या नहीं? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कोई सल्तनत था कि नहीं? महाराणा प्रताप सिसोदिया का कोई सल्तनत था कि नहीं? आज तक इनके कोई बाबा क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं
बुज़दिलों से बताइए मुझको, इनका कोई वंशज है कि नहीं? कोई वंशज नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने भी अंग्रेजों से लोहा लिया, उनके खानदान को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और जो भी देश के गद्दार थे, जिन्होंने देश के क्रांतिकारियों के लहू पे अपना सिंहासन संभाला, उनके आज बाबा बचे हुए हैं। मैं ऐसे देश के गद्दारों से पूछना चाहता हूं कि मैं अकील अहमद, जिसको एक आम नागरिक होने के नाते मत का अधिकार है, मैं तुमको मत नहीं देता, तो मैं कौन सा गुनाह करता हूं? जय राष्ट्र, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा। धन्यवाद। इस चुनाव में टीएस सिंहदेव मात्र 948 वोट के अंतर से ही जीत दर्ज करा पाए थे। जानकारों का मानना है कि ऐसा परिणाम आने के पीछे इस मंच के विरोध की बड़ी भूमिका थी। 2013-14 में जब देश में राष्ट्रवादी राजनीति और सेकुलर फ्रंट के बीच ध्रुवीकरण हुआ, तो टीएस सिंहदेव कूटनीति और सामदाम लगाकर विकास मंच को तोड़ने में सफल हुए और विकास मंच के अधिकांश सदस्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने समर्थन में लाने में सफलता भी हासिल कर ली। परंतु उन्हें संतुष्ट करने में वे बुरी तरह फेल हुए। केवल विकास मंच ही नहीं, भाजपा की छात्र इकाई, बसपा एवं सपा से भी कई लोग पैलेस गुट में शामिल हुए थे, लेकिन पैलेस उन्हें भी अपने साथ जोड़कर रखने में बुरी तरह नाकाम हुआ। बीते वर्षों में दशकों तक पैलेस गुट में कांग्रेस का झंडा उठाने वाले कई महत्वपूर्ण कांग्रेसी या तो भाजपा में चले गए या पैलेस विरोधी गुट में जा मिले। पैलेस गुट छोड़कर जाने वालों की माने तो उनका कहना है कि सरगुजा महाराज को केवल अपराधी और अनपढ़ ऐसे लोग ही ज्यादा भाते हैं जो उन्हें ब्लैकमेल करके अपना धंधा पानी चला सके। कुछ का तो यह भी कहना है कि पढ़े लिखे या बुद्धिजीवी वर्ग का उनसे कोई मेल है ही नहीं। वे खुद से ज्यादा समझदार और विद्वान किसी को नहीं मानते। एक असंतुष्ट कार्यकर्ता ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि बाबा यानी टीएस सिंहदेव बाहर से विनम्र एवं व्यवहार कुशल जरूर नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर घोर पूर्वाग्रह एवं आत्ममुग्धता भरी हुई है। बाबा कान के कच्चे हैं। वर्षों वफादारी करने के बाद भी यदि किसी से एक गलती हो जाए तो पूरे किए धरे पर पानी फेर देंगे। राजनीति में किसी नेता की ख्याति और विश्वसनीयता की पहचान करने में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, खेमे में उस पुराने सहयोगियों की स्थिति क्या है, और दूसरा, कोई विरोधी खेमे का व्यक्ति यदि अपना दल या गुट छोड़ कर आया है तो उसके प्रति नेतृत्व का व्यवहार कैसा है। इतिहास इन दोनों मापदंडों में श्री टीएस सिंहदेव को एक नेता के रूप में शायद सफल नहीं मानेगा। अगला प्रश्न, क्या चाटुकारों एवं ड्रामेबाजों से भरा है सरगुजा पैलेस? पैलेस के एक जानकार का कहना है कि सरगुजा पैलेस की पूरी राजनीति का सार केवल चमचागिरी और चाटुकारिता ही रही है। जनहित के मुद्दे हों या न्याय, इन सब बातों से पैलेस की राजनीति का दूर दूर तक वास्ता नहीं है। कोई ऊर्जावान नेता यदि दूसरे दल से आकर इन्हें ज्वाइन कर भी ले तो उसे काम करता देख इस गुट में कोई पसंद नहीं करता। बस आप चर्चा करिए कि टीएस बाबा किस मोहल्ले में जाते हैं तो खाना फला के यहाँ खाते हैं, बाबा का नाश्ता फला के यहाँ से आता है, मुर्गी की टंगरी बाबा कैसे चबाते हैं, चावल को कांटे वाले चम्मच से बाबा खा जाते हैं, वगैरह वगैरह। टीएस सिंहदेव के पिता के जमाने में पैलेस गुट के बेहद करीब रहे वरिष्ठ सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी बड़े दिलचस्प अंदाज में ऐसी चमचागिरी का एक आंखों देखा हाल बयान करते हुए बताते हैं कि किसी चौपाल कार्यक्रम या रोड शो में यदि टीएस बाबा आगे आगे जा रहे हों तो इनके पीछे पुराने समर्थक भी चलते रहते हैं। पान मुंह में दबाए मंत्रमुग्ध होकर किसी दरबारी की तरह गर्व से पीछे जाते ये लोग अचानक जब किसी प्रार्थी के गुहार पर राजा के द्वारा तलब कर लिए जाते हैं तो फर्जी सम्मान दिखाने के उद्देश्य से झुककर हड़बड़ी में पान उगलने लगते हैं। फिर बेतहाशा पानी खोजेंगे, पानी से फटाफट गार्गल करके जल्दी से मुंह साफ करके हाथ बांधे हुए ड्रामा करते हुए बाबा के आगे जी बाबा कहकर सामने जा खड़े होते हैं। कुछ दूर चलने पर पुनः ये मुंह में पान दबा लेंगे और फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। बाबा को ये सब खूब भाता है।
हालांकि उनका यह भी मानना है कि टीएस सिंहदेव के पिताजी में करिश्माई नेतृत्व क्षमता के साथ लोगों को जोड़कर रखने की कला थी। वे आगे बताते हैं कि तब के जमाने में अच्छे और जानकार लोगों की पैलेस में खासी अहमियत थी, जबकि टीएस सिंहदेव अपने पिता के साथ राजनीति किए हुए लोगों को बड़ी बदतमीजी से सीधे नाम से संबोधित करते हैं, यानी उनके नाम के आगे जी भी नहीं लगाते। अपमानित महसूस करने के कारण टीएस सिंहदेव का साथ लगभग सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों ने छोड़ दिया है। कहने का लब्बो-लुआब यह है कि श्री टीएस सिंहदेव को उनके विधानसभा क्षेत्र में ही एक बड़े तबके ने अस्वीकार करना शुरू कर दिया है। बीते दिनों उनकी लोकप्रियता में तेजी से कमी आई है। शहर के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है सरगुजा पैलेस की दीवारें पुरानी हो चुकी हैं, कमजोर हो रही हैं और अंबिकापुर में निर्माणाधीन कांग्रेस कार्यालय के बनने के बाद ये और भी कमजोर होंगी। अब सच क्या है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन बावजूद इन सब के अब भी उनके कुछ कट्टर समर्थक मौजूद हैं और यह एक सच्चाई है। उनके समर्थक यह कहते हैं कि टीएस बाबा हमारे आदर्श हैं, बाबा सीधे साधे हैं, उनके महकमे में जो थोड़ी बहुत अव्यवस्था देखने को मिल रही है वो निकम्मे अधिकारियों की सिधाई का फायदा उठा रहे हैं, उनका इस कारण है। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड वे कट्टर समर्थक भी इस बात की शिकायत करते हैं कि बाबा ने अपने मातहत काम करने वाले तनख्वाह प्राप्त कर्मचारियों को अपने राजनीतिक सहयोगियों के ऊपर थोप रखा है, जो उन्हें अपमानजनक लगता है। श्री टीएस सिंहदेव के पिता श्री एमएस सिंहदेव अविभाजित मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। अतः राजघराने के साथ साथ उच्च अधिकारी को प्राप्त सुविधाओं के साथ पले बढ़े टीएस सिंहदेव संभवतः एक आम आदमी से ज्यादा किसी ब्यूरोक्रेट्स के जीवन को ज्यादा करीब से समझते हों। हो सकता है कि किसी गरीब, किसी आम आदमी के दर्द से ज्यादा उन्हें अधिकारियों का दर्द ज्यादा महसूस होता हो, इसलिए अधिकारियों के प्रति उनका विनम्र व्यवहार ब्यूरोक्रेट जगत को बहुत भाता है और मुख्यमंत्री के तौर पर अधिकारियों की वो पहली पसंद रहे हैं। अब अभिजात्य वर्ग के संपन्न लोग भला यह कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक किसान का पुत्र जो कल तक किसी चौक चौराहों पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते, धरना प्रदर्शन करते दिखाई देता था, आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बना बैठा है, जो टाटा प्रोजेक्ट की जमीन गरीबों को वापस कर देता हो और तो और एक मामूली लड़के को महज थप्पड़ मारने भर से एक कलेक्टर की छुट्टी कर देता हो, वह भला अच्छा मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अतः व्यक्तिगत तौर पे मैं राहुल गांधी से मांग करता हूं कि वे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं भाजपा से सरगुजा सांसद श्रीमती रेणुका सिंह की मांग को तत्काल पूरा करें और 700 करोड़ के मालिक सरगुजा राजघराने की शान और तथाकथित महाराजा श्री त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।